नमस्कार दोस्तों। पंकज टॉक्स के आज के इस वीडियो को बनाने का साफ मकसद है कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और उसको लेकर जो नई गाइडलाइन सरकार ने आज जारी की है वो बतानी बेहद ज़रूरी है। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उससे हम ये तब ज़रूर समझ जाएंगे कि हमको कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज सरकार ने लगभग 3 ऐसे निर्देश, ये सरकार की तरफ से के निर्देश हैं जिसके तहत जो प्रदेश में जितनी भी शादियां हो रही हैं उसमें सरकार ने आवागमन फिक्स कर दिया है। साथ तो शादी का तो उसमें पहले ये निर्देश थे कि 100 लोग आ जा सकेंगे, लेकिन अब उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। तो यानी आप अगर शादी में आवागमन हो रहा है आपका और या फिर आपके घर में शादी है तो केवल 50 लोग ही उसमें आ सकेंगे। ये सरकार की तरफ से निर्देश हो गए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, सरकार की तरफ से एक बात और कह दी गई है कि अब जिस तरीके से प्रदेश के जो कई ज़िले ऐसे हैं जो कोरोना से काफ़ी अफेक्टेड हैं, जो दूसरी वेव आई है उससे काफ़ी अफेक्टेड हैं, इसको लेकर सरकार ने जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वो अब अपने ज़िलों में अगर चाहें तो, अगर स्थिति उनको ऐसी लग रही है कि बहुत ज़रूरी है कर्फ्यू लगाना, तो वो कोरोना कर्फ्यू लगा सकते हैं। अभी वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस ज़िले में कोरोना कर्फ्यू लग चुका है। इसको लेकर आदेश हो चुके हैं और वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगने जा रहा है हफ्ते भर का। और महत्वपूर्ण ये निर्देश दिया गया है और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्योंकि कई हमारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। लगभग परसों तो हालात ये थे कि 5,000 से प्लस लोगों की संख्या कोरोना संक्रमितों की आ गई थी और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कल जिस तरीके से 81 मामले थे वो अपने आप में डराने वाले हैं और आज भी लगभग 45-50 के आसपास ही मरने वालों की संख्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये जो दूसरी वेव है कोरोना की ये होती जा रही है। अच्छा, इसके अलावा सरकार की तरफ से एक और आदेश जो है वो किया गया है। उसमें साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो जांच कराते हैं, अपनी RT-PCR जांच कराते हैं, तो वो अब इधर उधर नहीं घूमेंगे जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती। होता है कभी RT-PCR की आपने जांच कराई और उसकी रिपोर्ट जो है वो 2 या 3 दिन में आती है, तो कई लोग ऐसे भी हैं अपनी जांच कराई और उसके बाद घूमने निकल गए। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर इसको निर्देश दे दिए हैं कि अब अगर कोई RT-PCR की जांच कराएगा तो अपने घर में आइसोलेशन में रहेगा, ना कि इधर उधर जाएगा। अब हम अपने वीडियो के दूसरे आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, बेहद गंभीर मामला है देहरादून वालों के लिए। तो सच में बहुत गंभीर मामला है। जिस तरीके से कोरोना के मामले देहरादून में लगातार बढ़ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने अपने वीडियो के पहले हिस्से में आपको बताया था कि सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अब वो अपने ज़िलों में ज़रूरत के हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं। लॉकडाउन के यानी आप क्या सर्टेन पीरियड के लिए मिनी लॉकडाउन लगा सकते हैं, वैसी स्थिति देहरादून में आ चुकी है। देहरादून में लगातार 1,000 से ऊपर, कभी 1,500, कभी 2,000 के लगभग भी मामले कोरोना के आ रहे हैं। और जिस तरीके से देहरादून में बॉर्डर है, लगभग 2-3 बॉर्डर यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से जो लोग उधर से आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव हैं। उसकी वजह से देहरादून के कई इलाकों में भी कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रदेश भर में कंटेनमेंट जोन जो है वो देहरादून में ही है। तो इसको लेकर निर्देश ये हो गए हैं देहरादून के लिए कि 26 अप्रैल से 3 मई तक, यानी 26 अप्रैल के शाम 7 बजे से और 3 मई सोमवार की सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कर दिया है। और ये कहाँ कहाँ लगेगा, ये जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश में लगेगा। देहरादून जो पेरीफेरी है, देहरादून नगर निगम है, वहाँ पर लगेगा। इसके अलावा जो छावनी परिषद है गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र, ये उस पर लागू होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दौरान जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा
इसके दौरान जो है वो निजी वाहनों का आवागमन जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है। ये साफ तौर पर कह दिया गया, अगर आप अपनी गाड़ियों लेके जा रहे हैं तो थोड़ा समझ जाइए। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे आपको रोकेंगे भी, जुर्माना भी लिया जाएगा, हो सकता है आपकी गाड़ी सीज भी हो जाए, आपके पास अगर वैलिड आपने कोई वैलिड कारण नहीं बता पाए तो। और जो कोरोना की अवधि के दौरान जो हैं वो केवल जो सशर्त छूट जो दी गई है वो केवल कुछ दुकानें जो हैं, जैसे फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी की हो गई, बेकरी हो गई, मीट मछली की दुकानें हो गई, राशन की दुकान हो गई, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हो गई, इनको छूट दी गई है। और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान और पशु चारे की दुकानें जो हैं वो अपराह्न 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, ये भी आदेश किए गए हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये किया गया है कि पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानों को पूरे समय के लिए खुला रखा जाएगा, यानी उसको 24/7 आप मान सकते हैं कि वो खुले रहेंगे, उनके लिए किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा इन पेट्रोल उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी सरकारी जो गाड़ियाँ हैं वो भी उनके लिए भी ये पेट्रोल की ज़रूरत होगी। अच्छा, आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो वाहन हैं और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के आवागमन के लिए छूट दी जाएगी। और एक और बात यह है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं या फिर हवाई जहाज़ से आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप आ रहे हैं तो आप आइए, आप आएंगे तो आपके लिए गंतव्य तक जाने के लिए हो सकता है व्यवस्था आप खुद करें, या फिर वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ मिल जाए तो, लेकिन वहाँ पे आपको रोका नहीं जाएगा और आपको जाने दिया जाएगा। तो ये चलिए, ये एक वाजिब वैलिड पॉइंट है। अच्छा, शादी और उससे संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जो वाहनों की आवाजाही है उसमें छूट रहेगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप, अगर निमंत्रण है आपको किसी शादी का, तो कार्ड ज़रूर रखें। और आप वैसे भी अगर आपके घर में शादी है तो उसके लिए भी आपको एक कार्ड और ये तमाम चीज़ें रखनी होगी। जब आप निकलेंगे तो हो सकता है वहाँ पर घर से निकलते ही चौराहे में आपको कोई पुलिस वाला रोक ले, तो आप उसको दिखा के आप अपने शादी वाले जो बैंक्वेट हॉल है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसके लेकर एक साफ तौर पर कह दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 50 की लिमिट फिक्स कर दी गई है और उससे ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अच्छा, सार्वजनिक हितों से के निर्माण जो हैं वो चलते रहेंगे, उससे जुड़े हुए जो मजदूर हैं या फिर उससे जुड़ी हुई जो निर्माण सामग्री का जो आवागमन है उसको भी नहीं रोका जाएगा। तो ये आदेश भी जिलाधिकारी द्वारा किए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए जो वाहन हैं और उसके जो कार्मिक हैं उनको भी नहीं रोका जाएगा, उनकी भी आवाजाही लगातार होती रहेगी। रेस्टोरेंट और मिठाई जो हैं, यानी अगर आप किसी होम डिलीवरी और ये तमाम चीज़ें, होम डिलीवरी को इससे मुझे लगता है छूट दी गई है, तभी इसमें रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट है। तो जो अन्य जो होम डिलीवरी देने वाले जो तमाम एजेंसियां हैं जो देती हैं, जो कई ऐसे वो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो उनके द्वारा आप होम डिलीवरी का सामान मंगा सकते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण, सब यात्रा संबंधी वाहनों को छूट रहेगी और उसमें शामिल होने के लिए 20 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये भी आज की इस गाइडलाइन में जिलाधिकारी देहरादून ने साफ कर दिया है। अच्छा, केंद्र सरकार और उससे जुड़े हुए जो तमाम उसके अधीन से उसमें जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सबको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, मालवाहक वाहनों के आवागमन को छूट रहेगी और वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों को के आवागमन को भी छूट रहेगी। ये वास्तविक रूप लिखना क्यों ज़रूरी हो गया? पिछले साल कोरोना उसके दौरान हमने देखा कई लोग ऐसे निकलते हुए नज़र आए, जब ये कह दिया गया कि भाई आप अगर आप चिकित्सालय जा रहे हैं तो आप अपनी पर्चियाँ लेके जा सकते हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। तो कई लोग जो हैं वो कई दिनों की पुरानी पर्चियाँ भी लेके जा रहे हैं। उनको हॉस्पिटल नहीं जाना था, उनको बस शहर में घूमना था। उसकी वजह से शहर में कई बार जाम की स्थिति भी हुई। देहरादून शहर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो इसको देखते हुए पूरी पड़ताल की जाएगी। जब आप आएंगे अपने शहर के किसी चौराहे में, आपको पुलिस वाला रोकेगा तो आपको एक पर्ची अपने दिखानी होगी। तो ये आदेश हो गए हैं कि भाई, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस वाला इस बात के लिए रोकता है कि किसी को हॉस्पिटल जाना, ये तो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इनको तो जाना ही है। और अगर आप कोविड टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, किसी केंद्र में जा रहे हैं, टीका लगवाने जा रहे हैं कोरोना का, तो उसके लिए भी आपको नहीं रोका जाएगा। आपका एक जो रजिस्ट्रेशन का एक आपको पर्ची हो सकता है ऑनलाइन जो भी मिलेगी, वो आप दिखाएं और उसके बाद अपना टीकाकरण करवाते हुए छूट आपको रहेगी। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस और बैंक जो हैं वो अपने यथा समय पे खुलेंगे, उनके लिए इस लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है। पिछले लॉकडाउन में भी बैंक से जुड़े हुए जितने लोग थे वो उनको जाने दिया जा रहा था। ये बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए लोग थे, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग थे, उनको जाने दिया जा रहा था। तो जो ये लॉकडाउन है 26 तारीख की शाम से लगने जा रहा है 7 बजे से, और वो 3 तारीख तक लगा रहेगा। और ये लॉकडाउन क्यों ज़रूरी हो गया है? ये लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी हो गया है, भले ही मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग किया जाए, लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही नहीं समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी हो गया है। वैसे तो हम लोगों को खुद ही सेल्फ आइसोलेशन वाली स्थिति में आ जाना चाहिए कि अगर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी काम के लिए नहीं जाना है, तो हम क्यों बाहर निकलें? क्यों हम बाहर सड़क में जाके अपने को इन्फेक्टेड, संक्रमित करने का मौका ढूंढें या फिर ऐसा माहौल बनाएं? तो इसको लेकर साफ तौर पर हमको खुद समझने की ज़रूरत है कि अगर हम खुद सजग होते तो ये लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं आती। और अगर लॉकडाउन की स्थिति आ रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके शहर की स्थिति ठीक नहीं है, और देहरादून शहर की स्थिति तो सच में ठीक नहीं है। इसलिए लॉकडाउन लगाने की अब ज़रूरत पड़ रही है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई है और जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उससे मैं आपको बता सकूं। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा और ये जो मैंने जानकारी आपको दी है कैसे लगी, इसके बारे में मेरे को ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।